ईरान और इजरायल के बीच हाल ही में जो वॉर हुआ उसके बाद अब एक सीज फायर लागू हो चुका है, जिसमें अमेरिकी प्रेसिडेंट और कतर की दखल रही। लेकिन सीज फायर कितना टिकाऊ है? क्या दोनों देशों के मिलिट्री एक्शंस के ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए हैं? और क्या अब ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम या अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स, जिसमें हमास, हूथी, हिजबुल्लाह शामिल है, इनको समर्थन देना बंद करेगा? इन सभी सवालों का जवाब समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले सीज फायर के हालात को समझते हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि इजरायल और ईरान दोनों ने सीज फायर मान लिया है। हालांकि दोनों देशों ने इसके बाद एक दूसरे पर हमले जारी रखे और पूरी क्लैरिटी नहीं थी कि यह सीज फायर आखिर कब और कैसे पूरी तरह से लागू हो पाएगा। इजरायल ने ट्रंप के प्रपोज सीज फायर को एक्सेप्ट करने की बात कही और यह भी दावा किया कि उसने ईरान के खिलाफ अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए हैं। वहीं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी सीज फायर को लेकर पॉजिटिव सिग्नल्स दिए, लेकिन दोनों देशों के बीच आज भी ट्रस्ट की कमी है और ताज़ा हमलों के कारण यह सीज फायर अभी भी बेहद नाजुक और नॉन परमानेंट माना जा रहा है। सीज फायर की अनाउंसमेंट के चंद घंटों के अंदर ही इजराइल पर ईरान ने कई मिसाइल दागी, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। वहीं इजराइल ने भी तेहरान और ईरान के अन्य मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर जवाबी हमले किए। अमेरिकी दखल के तहत ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर भी हमले हुए, लेकिन अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक इन हमलों से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को केवल कुछ महीनों के लिए पीछे धकेला जा सका, उसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सका। यानी इजराइल का मेन ऑब्जेक्टिव ईरान के न्यूक्लियर खतरे को खत्म करना था, लेकिन यह पूरी तरह से सफल नहीं कहा जा सकता। हां, उसने अपनी मिलिट्री पावर और अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मुजाहिरा जरूर किया। ईरान की ओर से भी देखा जाए तो उसने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमलों के जरिए यह मैसेज देने की कोशिश की कि वह जवाब देने में काबिल है, लेकिन उसकी जवाबी कार्रवाई लिमिटेड रही और उस पर भी ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा, खासकर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को हुए नुकसान के कारण। अब सवाल यह है कि यह सीज फायर लंबे समय तक टिकेगा क्या? Israel came back yesterday. I was so proud of them because they came back. You know, they went out because they felt there was a violation, and technically they were right, but it just wouldn't have worked out very well. And they brought the planes back. They had gone on to another journey because there was a little bit of a violation, and I said, "You got to get them back." And they came back, and it was a great thing, and it's going very well. अभी तक के बयानों के मुताबिक ये सीज फायर बेहद नाजुक है और दोनों देशों ने साफ कर दिया है कि अगर दूसरी तरफ से कोई वायलेशन हुआ तो फिर से जवाबी कार्रवाई करेंगे। इजरायल ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर ईरान ने सीज फायर तोड़ा तो वह पूरी ताकत से जवाब देगा। Well, it seems that the ceasefire is indeed working so far. We in Israel are going back to normal. People are going to schools, our airports are opening up. And we wish that the ceasefire will hold. What can actually disturb a ceasefire is not only a situation in which the Iranians renew shooting, but an attempt by Iran to reconstitute the threats, the imminent threats that were threatening our country. At this point, it seems that we have set back these 2 plans of extermination that they had, both the military nuclear assembly of a bomb that we were doing and the ballistic missile program. However, if that changes, of course, we will have to assess the situation. We prefer that diplomacy will continue to work in order to achieve an agreement with verifiable, where in a verifiable way, we will see that Iran does not reconstitute those plans of extermination or क्या ईरान अब अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक देगा? यह सवाल का जवाब फिलहाल है नहीं, क्योंकि अमेरिकी हमलों के बावजूद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ समय के लिए टल गया है। ईरान ने भी अपने रुख में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाया है और ना ही उसने पब्लिकली ये वादा किया है कि वह फ्यूचर में न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम नहीं करेगा। क्या ईरान अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हमास, हूथी, हिजबुल्लाह को सपोर्ट देना बंद करेगा? इस मोर्चे पर भी कोई ठोस बदलाव नहीं दिखता है। सीज फायर की शर्तों में इन संगठनों का जिक्र भी नहीं है और ना ही ईरान ने यह संकेत दिया है कि वह इन ग्रुप्स का समर्थन रोकने जा रहा है। इन प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए ईरान की रीजनल पॉलिसी चलती है और यह उसकी फॉरेन पॉलिसी का एक अहम हिस्सा है, जिसे वह इतनी आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं होगा। अगर दोनों देशों की अचीवमेंट्स की बात करें तो इजराइल ने अपनी जनता को यह दिखाने की कोशिश की कि उसने ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल खतरे को कम कर दिया है और अमेरिका के साथ मिलकर अपनी मिलिट्री पावर की ताकत दिखाई है।
वहीं ईरान ने भी ये दिखाया है कि वह जवाबी हमले करने की ताकत रखता है और उसकी मिलिट्री पावर को कम करके नहीं आंका जा सकता। लेकिन दोनों देशों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा, जिसमें इंसानी जानें गई, बुनियादी ढांचों को नुकसान हुआ और क्षेत्रीय अस्थिरता और बढ़ गई। अमेरिकी दबाव और कतर की मीडिएशन के चलते फिलहाल दोनों ने हमले तो रोक दिए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर तनाव बरकरार है और गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाई जारी है। इससे रीजनल हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। इसलिए मौजूदा सीजफायर को सिर्फ एक कुछ वक्त की राहत माना जा सकता है, ना कि परमानेंट सोल्यूशन। आने वाले दिनों में अगर दोनों देशों के बीच में कोई नई घटना होती है या कोई हमला होता है तो यह सीजफायर टूट जाएगा और क्षेत्र एक बार फिर से जंग की चपेट में आ सकता है।